नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान की ये जो सीरीज चल रही है क्रम वाइज में। यदि देखा जाए तो इसके पहले अपन ने वनस्पति शास्त्र को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। लगभग में 5 चैप्टरों में पूरा वनस्पति शास्त्र समाप्त हो चुका है और लास्ट वाले चैप्टर में अगर देखा जाए तो हमने वनस्पति शास्त्र में पादप रोगों को पढ़ा और उसके बाद उसके कुछ प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखा। उन प्रमुख तथ्यों को जरूर देख लें आप दोस्तों। खास तौर पे जो लास्ट वाला है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं वो परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। बाकी प्लेलिस्ट से आप लोग जो पुराने वाले हैं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, वो लोग उनको जरूर देख लें। यदि आप लोगों ने वन आरक्षक और जेल ब्रेडी का फॉर्म भरा है तो निश्चित तौर पर आपके लिए उसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रदूषण पर। प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो प्रमुख टॉपिक है और सरल भी है। इसको पढ़ने में ज़्यादा समस्या नहीं आती। इसके प्रश्न की प्रकृति की अगर मैं चर्चा कर लूँ तो प्रकृति इस टाइप की होती है कि पूछा जाता है कि जल प्रदूषण किसके द्वारा होता है, या फिर वो एक पदार्थ लिख देंगे कि ये जल प्रदूषण से संबंधित है या मृदा प्रदूषण से संबंधित है। तीसरा टाइप इसमें इस तरीके से आता है कि वो दो चार इस तरफ रख देंगे, चार इस तरफ रख देंगे, यानी दाएं तरफ बाएं तरफ, और आपको सही मिलान करने के लिए देंगे कि कौन सा प्रदूषण किससे संबंधित है। तो 3 टाइप के इसमें प्रश्न आते हैं दोस्तों। चलिए इस मजेदार टॉपिक को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, उसके बाद में हम प्रदूषण को समझेंगे। और हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ में आप लोग याद भी करते चलिएगा कि ऐसा नहीं हो कि अभी आज देख रहे हैं, आज लाइक कर देंगे, कल फिर उसके बाद में याद कर लेंगे। कल कभी आता नहीं है, इसीलिए अभी इसको याद भी करते हुए चलें। चलिए दोस्तों अपन चालू करते हैं। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है जैसे ही क्लास समाप्त होती है हम उसमें डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं। आप लोग जाइएगा डाउनलोड करके उसको दिन भर में जब भी पढ़ना है तब पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसके लिए लेकिन ज़रूरी क्या है, टेलीग्राम से जुड़ना। उससे जुड़ जाएंगे तो आपको मिलने लगेगा। चलिए आगे चलते हैं, चालू करते हैं। सबसे पहले तो प्रदूषण की परिभाषा। वायु, जल या भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन। कहाँ कहाँ बोल रहा है वो? वायु में, जल में, भूमि में। भौतिक, रासायनिक या जैविक गुण। भौतिक का मतलब उनकी बाहरी सतह वगैरह से है, रासायनिक उनके केमिकल रिएक्शन से है, जैविक गुण उनके एक तरीके से जो उनके जिंदा रहने के लिए उनके लिए गुणों में आवश्यक है। उनमें अनचाहे परिवर्तन, यानी चाह नहीं रहे हैं परिवर्तन लेकिन फिर भी हो रहे हैं, जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारी उनकी जीवन परिस्थितियों और यौगिक क्रियाओं, उनकी जो जीवन परिस्थितियां हैं और उनके जीने की एक तरीके से जो यौगिक प्रक्रियाएं हैं। इसके अलावा जो उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, यानी कि जो वो पहले एक समय पर थे लेकिन अब प्रदूषण के चलते नहीं हो पा रहे हैं, तो जो सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हानिकारक है प्रदूषण कहलाएगा। हानिकारक है प्रदूषण कहलाएगा। क्लियर? तो ये तो हो गई किताबी भाषा। देसी भाषा में मैं आपको सीधा समझा दूं क्या होता है प्रदूषण। वायु, जल, भूमि में ऐसे अनावश्यक तत्वों का प्रवेश कर जाना जो कि मानव के लिए, प्रकृति के लिए अनुकूल नहीं है, वही प्रदूषण कहलाता है। अब प्रदूषण के यदि हम प्रकार की बात कर लें तो दोस्तों ये कई प्रकार का होता है। मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो प्रदूषण यहाँ पर है। देखिए प्रश्न है कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, एक होता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और नाभिकीय प्रदूषण। अगर देखा जाए तो मुख्यतः ये 5 प्रकार के होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है तो ये कोई निश्चित नहीं होता दोस्तों। इसलिए निश्चित नहीं होता कि विज्ञान ने आज के समय में इतनी तकनीकें ईजाद कर ली हैं कि अगर एक नए प्रदूषण की भी हम बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। आज यदि मैं कह दूं कि भैया रेडिएशन से प्रदूषण हो रहा है तो बिल्कुल हो रहा है। आप लोग आए दिन खबरें देखते हैं कि रेडिएशन से कहीं पक्षी मर रहे हैं, किसी के कान भ्रष्ट हो रहे हैं, या फिर कोई का जो दिमाग है वो खराब होता चला जा रहा है, तो ये भी एक तरीके का प्रदूषण है। तो इस तरीके के जो प्रदूषण है वो आए दिन बढ़ते भी जाते हैं, तो इनकी संख्या निश्चित नहीं होती, लेकिन मोटे तौर पर हम 5 प्रदूषणों को पढ़ते हैं खासतौर पर अपने कॉम्पिटिटिव वाले एग्जाम में। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और नाभिकीय प्रदूषण। मृदा प्रदूषण से मतलब मिट्टी के प्रदूषण से है, और नाभिकीय प्रदूषण से मतलब परमाणु अणु जो ऊर्जाएं हैं या इनको इनकी ऊर्जा, इनसे जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उस क्रम में जिन जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है वो पदार्थ भी हानिकारक होते हैं। इनमें ध्वनि प्रदूषण अन्य प्रदूषणों से अलग है, थोड़ा उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। ध्वनि प्रदूषण अन्य प्रदूषणों से इसलिए अलग है क्योंकि ध्वनि प्रदूषण जो होता है दोस्तों, इस प्रदूषण का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर या मनुष्य के कानों पर, मनुष्य के शरीर में जो कान है उन पर
तभी तक रहता है जब तक ध्वनि रहेगी, जब तक ध्वनि रहेगी। मान लीजिए आप कहीं पर हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, और आपके समय में या आपके उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आसपास में डीजे बजने लगा, या फिर बहुत ज़्यादा तेज वाहन चल रहे हैं जो आपकी कान को कर्कश लग रहे हैं, तो वो ध्वनि प्रदूषण है। लेकिन प्रभाव कब तक रहा? जब तक वो ध्वनि आती रही, जब तक वो ध्वनि आती रही। लेकिन जैसे ही ध्वनि जाती है तो वो प्रदूषण बंद हो जाता है, उसका प्रभाव ज़्यादा समय तक नहीं रहता। हाँ, ये हो सकता है कि ध्वनि एकदम से ज़्यादा हो जाए तो आपके कान ही फट जाए, कान का पर्दा ही फट जाए, कान आपके फस्ट हो जाए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन प्रभाव की यदि हम बात करें कि जहां तक आपके कानों को कोई समस्या नहीं हो रही है, मतलब कि ऐसी कोई नहीं हो रही जिससे कि कान ही बेकार हो गया, तो वो ध्वनि प्रदूषण होगा, थोड़ी देर के बाद वो चला जाएगा, जैसे कि 120 डेसिबल तक में, बस। बाकी जो प्रदूषण है ये हमेशा आपको परेशान करते रहेंगे। वायु प्रदूषण, आपने वायु ली, आपके अंदर में पहुंच गई कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये कहीं ना कहीं आपके शरीर में अंदर जम जाएंगे और धीरे धीरे आप में इम्पैक्ट डालते रहेंगे, अपना प्रभाव दिखाते रहेंगे, यदि आपका इम्यूनी सिस्टम मजबूत नहीं है तब। ठीक है, चलिए अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं किसके कौन कौन से प्रकार हैं और किसके अंतर्गत कौन कौन आता है। वायु प्रदूषण की क्या परिभाषा है? जब प्रदूषण वायुमंडल में उपस्थित होता है और वायुमंडल के अवयवों की अनुकूलतम मात्रा में, अवयवों की अनुकूलतम मात्रा यानी कि जो वायु है वह अपने आप में संतुलित है, और इसी संतुलन में यदि अनुकूलतम हो जाए, जो अनुकूल है इनकी जो मात्रा, वो एक तरीके से देखा जाए तो अनुकूल ना होकर ऊपर नीचे हो जाए, मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई जो कि हानिकारक है, तो उन्हीं मात्रा में परिवर्तन हो जाए तो यही वायु प्रदूषण कहलाता है। क्लियर? क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण। यानी कि वायु में अनावश्यक पदार्थों का आ जाना और उसमें उपस्थित पदार्थों के साथ में एक तरीके से मिलकर अन्य पदार्थ बना लेना जो कि हमारे लिए हानिकारक है, या फिर उन पदार्थों की कमी करके अपने पदार्थ को ज्यादा बढ़ा लेना, यही वायु प्रदूषण कहलाता है। इसमें दो चीजों के फुल फॉर्म आते हैं दोस्तों। वायु प्रदूषण में पीएम से क्या तात्पर्य होता है? तो पर्टिकुलेट मैटर। क्या होता है? पर्टिकुलेट मैटर, कणकीय पदार्थ। दूसरा है वायु प्रदूषण में एसपीएम से क्या तात्पर्य है? तो निलंबित कणकीय पदार्थ, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा, इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। अभी अपन चर्चा करेंगे कि क्या कणकीय पदार्थ है और क्या निलंबित कणकीय पदार्थ है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनके फुल फॉर्म आते हैं, याद कर लीजिएगा, भूलना नहीं है। चलिए, वायु प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक तो दोस्तों यही है। ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये हमारे हीमोग्लोबिन को बहुत पसंद करती है, या कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को पसंद करता है। वायुमंडल में अन्य गैसों की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड को यदि पास में है तो इंसान ज्यादा ले लेगा। हीमोग्लोबिन उसका ऐसा होता है कि सीओ से ज्यादा जल्दी एक तरीके से ग्रुप बना लेता है, तो वो तुरंत उसको ले लेता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा, फिर सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, ये सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2, हाइड्रोकार्बन हो गए, अमोनिया NH3, तंबाकू का धुआं, फ्लोराइड और एरोसोल्स, ये जितने भी होंगे सभी वायु प्रदूषक होते हैं। प्रश्न पूछते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड किसकी श्रेणी में आते हैं, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड किस श्रेणी के प्रदूषक होते हैं? तो याद रखिएगा, वायु प्रदूषक होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वायु प्रदूषण में एस्बेस्टस से शरीर के किस अंग को हानि पहुंचती है? तो दोस्तों किसको पहुंचती है? फेफड़ों को। डायरेक्ट हानि फेफड़ों को पहुंचेगी, उसके बाद में ये थोड़ा बहुत लीवर और किडनी पर भी इफेक्ट कर देता है। डायरेक्ट किसको पहुंचती है? तो फेफड़ों को पहुंच जाती है। एस्बेस्टस होता क्या है दोस्तों? आप लोगों ने सीमेंट उद्योग में देखा होगा, अक्सर पर जो सीमेंट उद्योग है, गिट्टी उद्योग है, मतलब जहां पर गिट्टियां बनती हैं चट्टानों को तोड़कर, ये उद्योग शहर से दूर बनाए जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब आप लोगों की ट्रेन कभी कहीं से गुजरती है और बगल में सीमेंट फैक्ट्री है, तो वहां पर आप धुएं जैसा बहुत देखते हैं। तो वो जो धुआं है वो दरअसल सिलिकॉन है, एस्बेस्टस है, ये सब उड़ता रहता है वहां पर। इन जो यहाँ पर मजदूर पाए जाते हैं वो लोग विशेष तरीके का मास्क इसीलिए लगाए रहते हैं ताकि एस्बेस्टस के जो कण है उनके शरीर में प्रवेश ना कर जाए। जब मास्क का इजाद हुआ था तो वो मुख्यतः दो लोगों के लिए हुआ था दोस्तों, एक डॉक्टर के लिए हुआ था, एक मजदूर के लिए हुआ था। लेकिन हमने अभी देखा पिछले समय में कोरोना काल में काफी सारे लोग मास्कों को लगाने लगे थे, यानी मास्क का जो प्रचलन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि कोरोना इस तरीके का वायरस था। लेकिन उसके पहले हम देखें तो मजदूर और डॉक्टर वर्ग दो ही लोग मास्क का अधिकतम प्रयोग करते थे। वो किसके लिए? डॉक्टर, जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ये ना पहुंच जाए क्योंकि भाई उनको तो हमेशा बीमारियों में ही रहना है। और जो मजदूर वर्ग है वो मजदूरी करते थे, तो मजदूरी के दौरान अगर देखा जाए तो जो एस्बेस्टस वगैरह है ये अंदर ना पहुंच जाए। तो याद रखिएगा, एस्बेस्टस जो है वह फेफड़ों को
प्रभावित कर देता है। सीसा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों उदर को। उदर को हम देखें तो पेट कहते हैं, क्या बोलते हैं? पेट। सीसा को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो लेड। क्या होता है? लेड। ठीक है। पारा शरीर में पहुंचकर किस अंग को प्रभावित कर देता है? तो रक्त धाराओं को। हमारी जो रक्त धाराएं हैं दोस्तों, इनमें पारा पहुंचकर हमारे अंग को प्रभावित कर देता है। आप क्या समझ रहे हैं, पारा बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचता है? नहीं, बहुत कम मात्रा में दोस्तों, बहुत कम मात्रा में भी ये शरीर को प्रभावित कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मानव शरीर में पहुंचकर किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो मस्तिष्क को। किसको करते हैं? मस्तिष्क को। अब मैं आपको बता दूं ये कितनी मात्रा में शरीर पर पहुंचते हैं, तो 1/10 की घात, इतनी ही मात्रा में ये शरीर पर पहुंचते हैं और अपना असर दिखाने लगते हैं। यानी कि मान लीजिए मैं 1 ग्राम की बात करूं तो 1 ग्राम का भी 10/9वां हिस्सा जब पहुंचेगा तभी, क्योंकि यही इनकी एक स्थिति ऐसी होती है जब ये हमारे रक्त के साथ में मिलना प्रारंभ कर देते हैं। इससे ज्यादा होगा तो रक्त के साथ नहीं मिलेंगे। मान लीजिए गोली के रूप में आप खा भी लेंगे तो वो आपके पाचन क्रिया के दौरान पच के बाहर निकल जाएंगे। क्लियर? लेकिन यदि इनकी मात्रा एकदम छोटे छोटे कण जैसी है, 10/9 की घात है, मतलब तब ही ये आपके रक्त में मिलेंगे और काम करना चालू करते हैं। क्लियर है? चलिए, अब होता क्या है ये मैंने इसलिए बता दिया, जैसे आदमी ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि आयरन की कमी है, तो भैया लो पकड़ो किसी एक लोहे को और चूसते रहो, तो आयरन मिल जाएगा क्या? तो नहीं मिलेगा। तो उसकी भी एक मात्रा है, वो मात्रा जब तक पहुंचेगी नहीं शरीर में तब तक आयरन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मात्रा तभी हीमोग्लोबिन के साथ में मिलेगी। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर आयरन की गोलियां देता है, उसमें बहुत कम मात्रा होती है आयरन की, है ना। चलिए, वर्षा के साथ अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं। इस प्रकार की वर्षा क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसी को हम क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा। क्या कहेंगे? अम्ल वर्षा। समझते हैं अम्ल वर्षा को। अम्ल वर्षा में कौन कौन से पदार्थ हुआ करते हैं? तो इसमें होगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी NO। यह सभी वातावरणीय जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। यही वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए ये बादल है, यहाँ पर एक पक्षी उड़ रहा है, इसको बेचारे को उड़ने दो, ये चुपचाप शांति से उड़ रहा है। मान लीजिए 2 पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर पानी गिर रहा है, ये पानी गिर रहा है, ठीक है, ये पानी अपन ने बरसात करा दी, और नीचे बढ़िया एक खेत बना दिया अपन ने लहलहाता हुआ। किसका खेत है ये? गेहूं का खेत है, विनोद का खेत है ये, ठीक है। अब देखिए, अब ये खेत बन गया, तो यहाँ से अगर देखा जाए पानी गिर रहा है, इसी पानी ये जो जहाँ गिर रहा है ना, तो ये बीच में वायुमंडल भी है, ये है वायुमंडल, ये मान लीजिए वायुमंडल है पूरा। इस वायुमंडल में बढ़िया आराम से SO2, SO3 और NO ये घूमते रहते हैं आराम से। तो जैसे ही पानी गिरता है तो उनको मजा आ जाता है कि भैया बौछार वाला पानी गिर रहा है, बढ़िया नहा लो। तो नहाने के साथ साथ में पानी इनके ऊपर गिरा, अब गिरने के बाद थोड़ा नीचे भी आ गया और नीचे आते आते खेतों में भी पहुंच गया। लेकिन चूंकि इनके ऊपर पानी गिरा है तो इनके ऊपर के जो तत्व हैं उनसे लग कर पानी नीचे आने लगा। मान लीजिए ये यहाँ से ऐसा ऐसा गिर रहा है, तो पहले तो पानी एकदम शुद्ध था, क्या था? शुद्ध था। लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है, SO2, SO2, SO3, NO इनके संपर्क में आ जाने के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। यही वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है, जो कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए तो हानिकारक है ही, साथ साथ पर हमारी खेती के लिए बहुत बुरा प्रभाव डाल देती है दोस्तों। क्लियर? आगे चलते हैं। वात स्फीति क्या कहलाता है? इम्फेसेमा। इसमें दोस्तों अगर व्यापक में देखें तो वात स्फीति से प्रश्न आ जाता है, अन्य परीक्षाओं में SSC वगैरह में एम्फेसिमा ही बोलते हैं, ठीक है। तो यह वायु प्रदूषण से होने वाला एक खतरनाक रोग है जो कि हमारे फेफड़ों को प्रभावित कर देता है। किसको? फेफड़ों को प्रभावित कर देता है, इसी को बोलते हैं एम्फेसिमा। फेफड़े हमारा जो है वह कार्य करना धीरे धीरे कम कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जो कि उर्वरक बनाती थी, है ना, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण ही दुर्घटना हुई थी। याद रखिए। ये है एक और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट भी एक प्रदूषक है, इसका आप लोग नाम याद रखें। आजकल ये ट्रेंडिंग में ज्यादा प्रश्न है। पटवारी में 2 से 3 बार ये वाला प्रश्न आया था दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ आया था? पटवारी में। नहीं है तो आप लोग क्लास वहां पे चेक कर लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो पैराक्सी एसिटल नाइट्रेट। चलिए, अब है मिथाइल आइसोसाइनाइट। ये क्या है? 3 दिसंबर 1984 यानी 2 से 3 दिसंबर की रात ये घटना थी दोस्तों। भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री में था क्या कि वह उर्वरक बनाया करती थी। तो उर्वरक के लिए एक विषैली गैस थी जो कि उर्वरक बनाने में काम आती थी। क्योंकि कीटनाशक जो होते हैं वो अधिकतम विषैले ही होते हैं। यदि विषैले नहीं होंगे तो कैसे खरपतवार को नष्ट कर देंगे या फिर अन्य कीटों को नष्ट कर पाएंगे? तो उनका विषैला रहना उनकी स्वाभाविक प्रकृति है, तो वो थी। अब होता क्या है, किसी
कि गलती की वजह से या दुर्घटना की वजह से वो जो गैस के भारी भारी सिलेंडर थे उनमें रिसाव हो गया, और रिसाव हो जाने के बाद में वो रिसाव इतना ज़्यादा फैला कि आसपास के बहुत दूर तक के इलाकों को उसने प्रभावित कर दिया। पास के व्यक्ति तो इससे मर जाते हैं और दूर के जो व्यक्ति थे उन लोगों के अंग प्रभावित हो जाते हैं। तो आज भी यदि आप जो भोपाल की गैस जो दुर्घटना थी उससे पीड़ित व्यक्ति को देखेंगे तो उनकी आवाज़ में परिवर्तन हो गया है, कुछ गूंगे हो गए हैं, किसी को आंखों से दिखाई नहीं देता, और यही वो लोग हैं जो उनको गैस त्रासदी का पैसा भी मिलता है ना। तो ऐसे आज भी लोग हैं। तो ये जो दुर्घटना थी काफ़ी बड़ी दुर्घटना थी, जो खास तौर पर मध्य प्रदेश में हुई है। तो इससे संबंधित प्रश्न बार बार पूछा जाता है दोस्तों। सबसे अच्छा प्रश्न यही है, मिथाइल आइसोसाइनाइड बार बार पूछा जाएगा कि भैया ये बताएं कौन सी गैस रिसाव हुई थी 1984 3 दिसंबर को, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड है। चलिए आगे चलते हैं। जल प्रदूषण, जल से अवांछनीय कारकों या पदार्थों के जुड़ जाने को हम क्या कहेंगे, जल प्रदूषण। पृथ्वी पर कितने मात्रा जल स्वच्छ है, तो 2.5 से 3%। यानी कि यदि हम पृथ्वी की पूरी चर्चा कर लें, ये पूरी पृथ्वी है, तो देखने में तो हमको समझ में आता है कि यार मान लो यहाँ यहाँ तो पूरा मान लो विश्व है, ये भारत हो गया, ये अपना वो हो गया अफ्रीका हो गया, तो बाकी में क्या है, तो पूरे में जल ही जल भरा हुआ है। लेकिन वो जल पीने योग्य थोड़ी ना है भाई, वो खारा जल है, उस जल को आप पी नहीं सकते। इस पूरी पृथ्वी में सिर्फ और सिर्फ अकेले देखा जाए तो 2.5 से 3% तक ही जल है। कईयों जो एक तरीके से बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, ज्ञाता हैं, वो लोग कहते हैं कि यदि अब तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा तो वह पानी के लिए ही होगा, है ना। चलिए वो एक अलग बात है, आगे चलते हैं। जल प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं। अब ये जो ऊपर वाले स्रोत हैं यही आते हैं दोस्तों परीक्षा में, कार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम और बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम व पोटेशियम के सल्फेट, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, औद्योगिक अपशिष्ट। ये जो होते हैं दोस्तों यही जल प्रदूषक का काम करते हैं। जो ये ऊपर वाले हैं इनको आप लोग विशेष तौर पर याद कर लीजिएगा। ये जो है बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फेट, और यहाँ पर है ये क्लोराइड, ये है क्लोराइड, ये है कार्बोनेट, इनसे प्रश्न ज्यादा आते हैं। क्लियर। चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जल में घुली हुई होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुली हुई होगी, ठीक। समुद्री जल में प्रदूषण के मुख्य स्रोत, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बार बार पूछा गया है, आप लोगों ने पेपर दे रखे होंगे तो मालूम है आपको। हाइड्रोकार्बन और पेट्रोलियम पदार्थ। अब आप कहेंगे ये हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम पदार्थ, भाई साहब समुद्र के अंदर से भी पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर जीवाश्म पाए जाते हैं, और पेट्रोलियम पदार्थ का अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा एक तरीके से भंडार भरा हुआ है। पूरे समुद्र में तो बहुत ज़्यादा भंडार भरा हुआ है। तो जब वहाँ से निकाला जाता है तो पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो पूरे समुद्र में भी फैल जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन और पेट्रोलियम पदार्थ, दो हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक। भारत के कुछ भागों में भूमिगत जल में आर्सेनिक और फ्लोराइड नामक प्रदूषक पाए जाते हैं। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों, आर्सेनिक और फ्लोराइड, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रख लें। चलिए, निच्छालक किसे कहते हैं, निच्छालक किसे कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो समझिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है ना। इस पृथ्वी पर यहाँ पर कोई बड़ी ऐसी एक फैक्ट्री लगी हुई है, फैक्ट्री का पूरा अपशिष्ट यहाँ पर डाल दिया जा रहा है। अब ये अपशिष्ट क्या यहाँ रहेगा, धीरे धीरे वो पृथ्वी में भी रिसने लगेगा, और रिसने के बाद में जो पृथ्वी के अंदर जल के स्रोत हैं इन स्रोतों से भी मिल जाएगा। तो ये जो मिलने की क्रिया है दोस्तों, इसी को निच्छालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निच्छालक। चलिए अब देखिए, भूमिगत जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषण के स्रोत को समझना। तो अभी ये स्रोत ही तो हो गया, यहां से मान लीजिए ये फैक्ट्री थी, अब इस फैक्ट्री से बहुत सारा जो इनका कचरा है, अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनका ये उपयोग नहीं करना चाहते, तो उसको रखेंगे कहाँ, तो ये इसको फेंक देते हैं। फेंक देने के बाद ये धीरे धीरे पृथ्वी में जाने लगता है, तो इससे ही प्रदूषण होने लगता है। तो यही निच्छालक कहलाता है। इंग्लिश में इसको हिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंग, ठीक। आगे चलते हैं। टैंकरों से रिसता हुआ तेल सागरीय जल की सतह पर शीघ्रता से फैल जाता है, और इस तरह जल की सतह पर फैले तेल को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ऑयल स्पिल्स। क्या कहा जाता है, ऑयल स्पिल्स। ये मान लीजिए जल है और यहीं पर यदि तेल फैल जाए तो ये पूरा कहलाता है ऑयल स्पिल्स। क्लियर। इसमें समझने योग्य ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। पर इसमें एक प्रश्न जरूर आता है, उस प्रश्न को आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। प्रश्न ये है कि अगर तेल यहाँ फैल गया तो जल का जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस, दोस्तों सरफेस सिस्टम, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा या ज्यादा, तो ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं कि आप लोग ध्यान देते हैं पढ़ाई पे कि नहीं। चलिए, पारा युक्त जल पीने से कौन सा रोग होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, मिनी माता रोग, बहुत बार एसएससी में पूछा गया है दोस्तों। एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन से कौन सा रोग होता है, तो असबेस्टोसिस। कौन सा होता है, असबेस्टोसिस। एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल का सेवन करने से, समझिएगा,
कौन सा, एस्बेस्टोसिस। जब हम सांस के माध्यम से एस्बेस्टोस को ले रहे थे तो क्या हो रहा था, फेफड़े प्रभावित हो रहे थे। जब जल के माध्यम से ले रहे हैं तो एस्बेस्टोसिस, और जब ये जल के माध्यम से जाता है तब किडनी और लीवर को भी प्रभावित करता है। ठीक है। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसकी घुली मात्रा से करेंगे, तो ऑक्सीजन की। अब समझिए, ऑक्सीजन की मात्रा शब्द लगा दिया यहाँ इन्होंने। तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन यदि है तो यार शुद्ध जल है। तो बात तो सही है कि यार ऑक्सीजन है तो शुद्ध जल है, लेकिन यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम है तब वह अशुद्ध जल है। ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त है तो वह शुद्ध जल है। तो इसके प्लस माइनस को, यानी ऑक्सीजन की सकारात्मक और नकारात्मक मात्रा से ही जल प्रदूषण की माप की जाती है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ध्वनि प्रदूषण क्या है, वातावरण में चारों ओर फैली अनिच्छित या अवांछनीय ध्वनि को ही हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अनिच्छित का मतलब होता है जिसकी इच्छा नहीं की गई है। मान लीजिए मैं आराम से यहाँ बैठकर पढ़ रहा हूँ, बगल वाले पड़ोसी जी ने डीजे चला दिया और अब उसकी आवाज पहुंच रही है 120 130 डेसिबल, तो भैया कान को कर्कश लगेगी। यही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो लड़के हैं वो बुलेट को ले लिए हैं, और चूंकि बुलेट में जब से सेल्फ जो स्टार्ट था ना, सेल्फ स्टार्ट, ये वाला सिस्टम उन्होंने कर दिया है, तो अब किक मारने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं था पाँव टूट जाता। तो बिना किक मारे ही स्टार्ट करके और निकल जाते हैं यहाँ वहाँ। उसके बाद में फिर उसमें एक सिस्टम करवा लेते हैं। सिस्टम उसमें ये होता है कि एक्सीलेटर को एकदम से लेने के बाद उसके बटन को बार बार ऊपर नीचे कर देते हैं, तो एक पटाखे जैसी आवाज आती है दोस्तों। वो भी ध्वनि प्रदूषण में ही आती है। बहुत सारे लोग उसको देख के हार्ट अटैक से मर चुके हैं। सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा देखा जाए तो वो बैन है। और फिर होता क्या है, गाड़ी को पकड़ लिया जाता है, चालान बना दिया जाता है, साइलेंसर निकाल लिया जाता है और ऐसी ही गाड़ी को घर पे भेज दिया जाता है। इस तरीके की जो हरकतें हैं उनसे जो भी विद्यार्थी हैं वो लोग दूर रहें, जो भी बच्चे हैं वो लोग दूर रहें। ध्वनि प्रदूषण को समझते हैं। ध्वनि प्रदूषण में होता क्या है दोस्तों, कि यदि हम आपसे बात कर रहे हैं, यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये है 30 से 40 डेसिबल। कितना है, 30 से 40 डेसिबल। यदि गाड़ी का जो हॉर्न है वो 80 से 90 के बीच में है, 80 से 90 के बीच में है, तो ये अलाउ है, यानी कि इतना चल जाता है, ये कान के लिए कर्कश नहीं होता। 120 यदि पहुंचता है तो फिर वो बेकार है, और 120 से यदि ऊपर निकल जाती है ध्वनि तो इसका मतलब है कि भैया अब आपका चालान बन जाएगा। क्लियर है। तो 120 तक का जो है वह एक तरीके से देखा जाए तो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत ही आ जाता है। अब एक चीज और याद रखिए, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत बताएं तो देखिए, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत में ऊंची आवाज है तो चाहे वो किसी भी प्रकार से उत्पन्न हो तो ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। फैक्ट्रियां चल रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी आवाज आ रही है, जनरेटर चल रहा है, चट 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 चट। पुरानी शादियां देखी होंगी आप लोगों ने, जनरेटर कितना चलता था, तो 3 दिन तक जनरेटर ही चल रहा है उनके यहाँ, तो वो भी ध्वनि प्रदूषण है। अब यहां से इस वाली बात को समझें, ओजोन परत का क्षरण कैसे हो रहा है। तो पराध्वनिक जेट, पराध्वनिक जेट उनको कहते हैं जो ध्वनि की गति से भी 3 गुना अधिक तेज गति से चलते हैं। तो इतनी गति से चलने के लिए उतनी ऊर्जा भी चाहिए दोस्तों, और उस ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए उतनी ही आवाज भी चाहिए। तो वो इतनी आवाज से वो ऊर्जा बाहर निकलती है कि उसकी जो गति है वो एक तरीके से कितनी है, मतलब कितनी है, ध्वनि की तीव्रता से भी 3 गुना अधिक है। तो ये क्या करती है, ओजोन परत का क्षरण कर रही है। आप यदि नीचे खड़े हैं और आप ऊपर देखते हैं कि आपको हवाई जहाज की भी आवाज आ जाती है, और सोचिए जब पराध्वनिक जेट होगा तो उसकी भी आवाज आती है, वो ज्यादा तेज आती है, तो उसकी आवाज इतनी तेज होगी कि ओजोन परत को पतला कर देगी। अब मान लीजिए ये O3 है, ये O3 है, ऊपर वायुमंडल में ये सब जगह एक परत फैली हुई है, ठीक है, ये है O3। इसका क्षरण होता जा रहा है, पहले ये इतनी मोटी थी, अब इसमें सिर्फ एक ही लाइन बच रही है। तो ऊपर से आने वाली परावैंगनी किरणों को जो सूर्य है उसको ये अवशोषित करती है, और नीचे आदमी खड़ा हुआ है, तो इसके शरीर पर जब ये लगेगी तो कैंसर जैसे घातक रोग उत्पन्न कर देगी। अब चूंकि कैंसर जैसे जब घातक रोग उत्पन्न हो जाएंगे तो मनुष्य इससे प्रभावित होगा, अन्य जीव जंतु प्रभावित होंगे, वायुमंडल प्रभावित होगा। तो ओजोन परत का क्षरण नहीं होना चाहिए, इस दिशा में सरकारें बहुत सारे काम कर रही हैं। तो ये जो पराध्वनिक जेट है इसको आप लोग याद रखिएगा, ये ध्वनि प्रदूषण का उदाहरण है जो कि ओजोन परत को कम कर रहा है। दूसरी तरीके से प्रश्न आता है कि ओजोन परत को और कौन कौन कम कर रहे हैं, तो CO2 का ज्यादा बढ़ना स्तर वो भी ओजोन परत को एक तरीके से प्रभावित कर रहा है। और अगर देखा जाए तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि रेफ्रिजरेटर और AC से निकलने वाली एक गैस होती है, ये भी बहुत ज्यादा इसको प्रभावित कर रही है। तो यदि तीनों ऑप्शन में आ जाए तो आप लोग हाँ लगा दीजिएगा, नहीं तो आप सोचें कि यार पराध्वनिक पड़ा था तो ये दोनों नहीं होंगे, वो तीनों है। ओजोन परत का क्षरण तीनों से ही हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मृदा प्रदूषण, भूमि के विकृत रूप को ही मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण के स्रोत लिखिए, तो एक अम्लीय वर्षा अपन ने पढ़ लिया, समझ भी लिया, खानों से प्राप्त जल हो गया, उर्वरक एवं कीटनाशक रसायनों का अत्यधिक प्रयोग,
ये हो गया। कूड़ा करकट औद्योगिक अपशिष्ट ये हो गया, और खुले खेत में मल विसर्जन आदि। तो ये सभी अगर देखे जाए तो मृदा प्रदूषण के उदाहरण हैं। अम्लीय वर्षा अपन ने देख लिया, खानों से प्राप्त जल, उर्वरक कीटनाशक रसायन का अत्यधिक प्रयोग, ये बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। और ये किस में हो रहा है दोस्तों? इंसान के लालच के चक्कर में। इंसान क्या चाहता है? जल्दी फसल हो जाए, जल्दी फसल हो जाने के बाद हाइब्रिड जल्दी जल्दी फसलें पका लें, उनमें कीटनाशक का प्रयोग कर लें और जल्दी जाके बेच के पैसा ले आए। तो इस चक्कर में वो कर क्या रहा है? जमीन की उर्वरक क्षमता को भी खो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप लोगों में से मेरे किसान भाई हों तो वो लोग जानते होंगे कि उनके यहाँ पर पहले जो एक जमीन 3 3 फसल दे दिया करती थी एक साल में, आज वो एक फसल भी ढंग से नहीं निकाल पाती है। वो इसी चक्कर में नहीं निकाल पाती, उर्वरक और कीटनाशक रसायन के ज्यादा प्रयोग से। तो आप लोग समझ गए होंगे। कूड़ा करकट औद्योगिक अपशिष्ट ये भी बहुत ज्यादा है। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल तो बढ़िया चल रहा है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, लेकिन ये जो कचरा है, इस कचरे की यदि बाहर सही व्यवस्था है तो ठीक है, और यदि सही व्यवस्था नहीं है तो फिर वो भी कूड़ा करकट औद्योगिक अपशिष्ट में आ जाता है ना। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, कॉल आ रहा है। चलिए दोस्तों, तो देखिए कूड़ा करकट औद्योगिक अपशिष्ट हो गया और खुले खेत में मल विसर्जन, ये हमारे अगर भारत की देखी जाए तो बहुत ही ज्यादा, एक तरीके से इसको दुर्दशा ही बोल लो कि खुले खेत में मल का विसर्जन। हालांकि अब सरकार ने ऐसा बना दिया है कि घर घर ये सब चीजें बन रही हैं, तो उनको बाहर जाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े इलाके हैं वहां पर ये आज भी चालू है, जिससे काफी ज्यादा जो मृदा है उसको नुकसान पहुंचता है। चलिए आगे चलते हैं। नाभिकीय प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण क्या कहलाएगा? यह प्रदूषण रेडियो एक्टिव किरणों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? रेडियो एक्टिव किरणों के माध्यम से। रेडियो एक्टिव प्रदूषण के निम्न स्रोत हो सकते हैं। चिकित्सा में उपयोग होने वाली जो किरणें हैं, परमाणु भट्टियों में प्रयुक्त होने वाला जो ईंधन है उससे उत्पन्न प्रदूषण, नाभिकीय शास्त्रों के उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण, परमाणु बिजली घर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण, शोध कार्य जब होंगे तो उनमें प्रयुक्त रेडियोधर्मी पदार्थ से उत्पन्न प्रदूषण, सूर्य की परावैंगनी किरणों से उत्पन्न प्रदूषण। परावैंगनी किरणों से पहले उतना प्रदूषण नहीं होता था दोस्तों, जब से ओजोन परत पतली होने लगी है तो इससे भी प्रदूषण होने लगा है। तो इन प्रदूषणों को आप लोग याद कर लें। प्रश्न ऐसा आता है कि नाभिकीय क्षेत्रों के उपयोग में या नाभिकीय शास्त्रों के उपयोग में उत्पन्न प्रदूषण किसकी श्रेणी में आता है? तो रेडियो एक्टिव प्रदूषण की श्रेणी में आता है। तो इन सभी को आप लोग अगर ध्यान से देख लेंगे और याद कर लेंगे तो आपका नाभिकीय प्रदूषण वाला जो चैप्टर है वह क्लियर हो जाएगा। तो किन किन को याद करना है? चिकित्सा में उपयोग हो रही है, परमाणु भट्टियों में हो रही है, नाभिकीय शास्त्रों में हो रही है, परमाणु बिजली घर में हो रही है, शोध कार्यों में हो रही है, सूर्य की परावैंगनी किरण। क्लियर। अमेरिका में 28 मार्च 1979 को 3 माइल आइलैंड रिएक्टर में भीषण दुर्घटना घटी। किससे संबंधित है? नाभिकीय रिएक्टर से। क्लियर है। और नाभिकीय प्रदूषण से दुर्घटना होगी तो कितना ज्यादा आप सोच लीजिए वायुमंडल में गैसें मिल जाएंगी। ठीक है। और रिएक्टर में होने वाली दुर्घटनाओं में जो सबसे हानिकारक और भीषण दुर्घटना थी वह थी 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरेनोबिल स्थित एक रिएक्टर में, जिसमें रिएक्टर की इकाई की छत गल गई थी। दोस्तों सोचिए कितनी ऊर्जा निकली होगी कि छत गल जाए। छत जो है जिसको हम लिंटर भी बोलते हैं, उसको बहुत ही मजबूत बनाया जाता है दोस्तों। इस मजबूत जैसी छड़ का पानी के जैसे गल जाना अपने आप में बताता है कि कितनी ज्यादा उसमें ऊर्जा रही होगी। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हमने देख लिया रेडियो एक्टिव प्रदूषण के निम्न स्रोत हो गए और नाभिकीय प्रदूषण हो गया हमारा। चलिए आगे चलते हैं। याद रखिए यदि ऐसा आता है प्रश्न कि जो परावैंगनी किरणें हैं ये किस में आता है, तो दोस्तों ये नाभिकीय प्रदूषण में आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, प्रदूषकों का दीर्घकालीन प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड से लीवर और किडनी, लीवर और किडनी। नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या कर देंगे? कैंसर उत्पन्न। धूल के कण क्या कर देंगे? धूल के कण से श्वास संबंधी रोग बहुत सारे हो जाएंगे। सीसा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम दुष्प्रभावित होता है। ये आता है दोस्तों कि सीसा से क्या होगा? तो केंद्रीय नर्वस सिस्टम दुष्प्रभावित होगा। पर्यावरण संस्थान दोस्तों, इससे प्रश्न काफी आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहां पर स्थित है? तो दोनों ही नई दिल्ली में स्थित है। शब्द केंद्रीय लगा है, शब्द केंद्रीय लगा है तो घबराना है ही नहीं, सीधा नई दिल्ली लगा देना है। अब आप देखिए, नई दिल्ली में ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है,
देखने को तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी कि यार ये तो प्रदूषण पर नियंत्रण कर लेते होंगे, पर ऐसा वैसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा प्रदूषण दोस्तों नई दिल्ली में ही है, क्योंकि वाहन सबसे ज्यादा है, आवागमन सबसे ज्यादा है। ठीक है। जीवी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, ये अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा एक अच्छी जगह है दोस्तों, यहाँ पर प्रदूषण कम है। जीवी पंत यानी गोविंद बल्लभ भाई पंत हिमालय पर्यावरण यहाँ पर है। कहाँ? अल्मोड़ा में। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद, तो देहरादून। जब शब्द भारतीय वन लग गया अनुसंधान के साथ में और प्रशिक्षण भी है तो देहरादून। जबकि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो यह भोपाल में। याद रखिएगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आ जाता है तो शब्द भारतीय सोच के जो विद्यार्थी हैं वो क्या करेंगे, वो क्या कर देते हैं, वो लगाएंगे दिल्ली। क्यों लगाएंगे? क्योंकि भारतीय लग गया तो सोचते हैं केंद्र में है, जबकि उसका आंसर क्या होता है दोस्तों, भोपाल होता है। तो इसमें कंफ्यूजन में मत आइएगा। कुछ और है। वन आनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों कोयम्बटूर में। कहाँ है? कोयम्बटूर में। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? रांची में है। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान, यह फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय वैज्ञानिक औद्योगिक संस्थान। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, ये कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। मध्य प्रदेश में पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये भी आपके लिए एक प्रश्न है। तो 2 प्रश्न है, इनके आंसर आप लोग जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो अपन इसको बंद करते हैं, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आगे अपन देखेंगे इकोलॉजी सिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाता है, इस पर चर्चा करेंगे। अगला जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही ज्यादा विशेष है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र यदि हम चर्चा कर लें तो इससे प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। खासतौर पर जो बड़ी परीक्षाएं हैं, पीसीएस वगैरह, इनमें तो इनके प्रश्न आते ही हैं और बहुत घुमा घुमा के प्रश्न आते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली